यूरोप का सबसे बड़ा केमिकल स्कैंडल जो नॉर्दर्न इटली के विसेंजा रीजन में हुआ। यूरोप के लिए जो चीज रिस्क थी, इंडिया के लिए वही चीज एसेट बन सकती थी। मितेनी के डीकमीशन पीएफएस रिलेटेड इक्विपमेंट्स को एक्वायर किया गया और उसे इटली से इंडिया शिप कर दिया गया और इसी प्रोसेस से इंडिया धीरे धीरे दुनिया का केमिकल डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। जब यूके जैसे देशों के लिए वेस्ट टायर डिस्पोजल महंगा हो गया तो उन्होंने सस्ते डेस्टिनेशन ढूंढने शुरू किए और यहीं पर इंडिया का नाम आता है। इसीलिए इंडिया धीरे धीरे इंपोर्टेड वेस्ट टायर्स का मेजर डेस्टिनेशन बन गया। पर इंडिया के लिए पॉल्यूशन, हेल्थ क्राइसिस, एक्सप्लोजन्स और डेथ्स बढ़ गई। और जब इंटरनेशनल डंपिंग के साथ साथ हम अपना कचरा भी शिफ्ट करने लगते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ ग्लोबल नहीं रहती, प्रॉब्लम हमारे खुद के घर के अंदर आ जाती है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इंडिया सिर्फ दुनिया का डंपिंग ग्राउंड बन के रह जाएगा या अपनी बाउंड्रीज को फाइनली प्रोटेक्ट करेगा? यूरोप का सबसे बड़ा केमिकल स्कैंडल जो नॉर्दर्न इटली के विसेंजा रीजन में हुआ। वहां एक केमिकल प्लांट था मितेनी एसपीए और ये प्लांट सालों तक पीएफएस बना रहा था। इसी वजह से वहां का ग्राउंड वाटर पॉइजन हो गया और 35,000 से भी ज्यादा लोग इसका शिकार हुए और इसीलिए यूरोप ने पीएफएस को अपने सबसे बड़े केमिकल स्कैंडल में गिना। अब समझते हैं कि ये पीएफएस आखिर होता क्या है और ये इतना हार्मफुल क्यों है। तो पीएफएस का फुल फॉर्म है पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस और ये केमिकल्स मैन मेड होते हैं, मतलब ये नेचर से नहीं आते हैं बल्कि ये इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। और ये बात सिर्फ एक क्लेम नहीं है, इसे क्लियरली एक्सप्लेन भी किया गया है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर ये केमिकल इतना हार्मफुल है तो इंडस्ट्री इसे क्यों बना रही है और क्यों यूज कर रही है। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन केमिकल्स एजेंसी, इन सब के अकॉर्डिंग पीएफएस नॉन स्टिक कुकवेयर, वाटरप्रूफ जैकेट्स और शूज जैसे प्रोडक्ट बनाने के काम आता है। और इंडस्ट्री पीएफएस इसलिए भी यूज करती है क्योंकि ये चीजों को पानी से, ग्रीस से और हीट से बचाता है। और यहाँ एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं कि जो चीज इंडस्ट्री के लिए सही हो वो एनवायरमेंट और हमारे लिए भी सही हो और इसीलिए पीएफएस को फॉरएवर केमिकल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये फॉरएवर केमिकल क्या होते हैं। फॉरएवर केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में टूटते ही नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम ले तो प्लास्टिक के बारे में हमने हमेशा सुना है कि इसे टूटने में या फिर डीकम्पोज होने में 100 से 200 साल लग जाते हैं, बट पीएफएस को टूटने में सदियां लग जाती है और ये मैं नहीं, साइंटिस्ट कहते हैं। इसीलिए इन्हें फॉरएवर केमिकल्स बोला जाता है। पीएफएस सिर्फ पानी और मिट्टी तक लिमिटेड नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जमा हो जाता है। पीएफएस ब्लड में, लीवर में, हार्मोनल सिस्टम में और यहाँ तक कि माँ के दूध में भी पाया गया है। पीएफएस का इफेक्ट स्लो और साइलेंट होता है। स्टडीज ने पीएफएस को लिंक किया है कैंसर्स, इनफर्टिलिटी, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स और बच्चों के डेवलपमेंट इशू के साथ। तो आप देख रहे हैं कि पीएफएस हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। बट बात यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे डेंजरस बात यह है कि ह्यूमन बॉडी पीएफएस को बाहर निकाल ही नहीं पाती है और ये चीज इटली ने एक्सपीरियंस की और उस पर तुरंत एक्शन लिया गया। इटली में मितेनी पीएफएस प्लांट बंद कर दिया गया। कोर्ट्स ने कहा कि ये प्लांट एनवायरनमेंट और लोगों के लिए हानिकारक है। यूरोप ने क्लियर मैसेज दिया कि इस टेक्नोलॉजी और केमिकल के साथ हम आगे नहीं जा सकते हैं और फाइनली यूरोप ने फैक्ट्री बंद करने का डिसीजन लिया। और यहीं पे आता है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। यूरोप में सिर्फ फैक्ट्री बंद हुई थी पर उसकी वैल्यू मार्केट में अभी भी है। यहीं से शुरू होता है अपॉर्चुनिटी सेंसिंग। इंडिया में एक केमिकल कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज और उसकी सब्सिडरी है वाइवा लाइफ साइंसेस। उन्होंने यूरोप की इस सिचुएशन को देखा और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहचानी। यूरोप के लिए जो चीज रिस्क थी, इंडिया के लिए वही चीज एसेट बन सकती थी और इसका रिजल्ट ये रहा कि मितेनी के डीकमीशन पीएफएस रिलेटेड इक्विपमेंट्स को एक्वायर किया गया और उसे इटली से इंडिया शिप कर दिया गया। ये मशीनरी लैंड हुई इंडिया के लोटे परशुराम एमआईडीसी महाराष्ट्र में, जो कि कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। अब इस लोकेशन को ना थोड़ा ध्यान से समझिए। कोयना सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। इस एरिया के आसपास गांव है, रिवर्स है, एग्रीकल्चर है और ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज भी हैं। लोटे परशुराम के आसपास लोग और जानवर नदी का पानी यूज करते हैं। वेल्स और बोरवेल्स कॉमन है। फार्मिंग और फिशिंग लाइवलीहुड है। अब आप सोचिए, अगर पीएफएस जैसे केमिकल्स पानी में घुल जाएं या मिट्टी में बैठ जाए तो इनका इफेक्ट कितना हार्मफुल और डेंजरस हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि पीएफएस यूरोप से निकलकर महाराष्ट्र के गांवों तक पहुंच गया है। और एक बात आपको बता दूं कि ये कोई इलीगल डंपिंग नहीं थी, ये एक परफेक्टली लीगल बिजनेस डिसीजन था। और यहीं से समझ आता है कि इंडिया केमिकल डंपिंग ग्राउंड सिर्फ डंपिंग से नहीं, रीलोकेशन से भी बनता है। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं है। आगे हम
हम देखेंगे कि कैसे यूरोप और अमेरिका के और भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज इसी तरह इंडिया शिफ्ट होती रही है। दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनीज में से एक है डाउ। यूरोप में डाउ के मल्टीपल लार्ज स्केल प्लांट्स थे, लेकिन जैसे जैसे एनवायरमेंटल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हुए, पॉल्यूशन का सोशल कॉस्ट बढ़ा और पब्लिक अपोजिशन तेज हुई, यूरोप ने क्लियर सिग्नल दिया कि इस लेवल की पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री अब यहाँ सस्टेनेबल नहीं है। ये बात डेक्कन हेरल्ड के एनालिसिस में क्लियरली लिखी गई है कि यूरोप अब इकोलॉजिकल और सोशल कॉस्ट अपने यहाँ बेयर नहीं कर सकता। जर्मनी के स्टेट प्लांट में डाउ के 2 बड़े पॉलीमर स्ट्रेन कर रहे थे जो पॉलीकार्बोनेट्स बनाते थे। पॉलीकार्बोनेट्स एवरीडे प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन टॉक्सिक इमिशन से लिंक्ड होता है और कॉम्प्लेक्स केमिकल वेस्ट स्ट्रीम्स क्रिएट करता है। यूरोप के लिए ये कॉस्ट अब एक्सेप्टेबल नहीं थी। डाउ ने प्लांट बंद किया, पॉलीमर ट्रेन्स डिसमेंटल किए, पर डिस्ट्रॉय नहीं किया। डेक्कन हेरल्ड के मुताबिक ये मशीनरी अब इंडिया शिफ्ट की जा रही है दहेज गुजरात में, इंडियन कंपनी दीपक के फैसिलिटी में। और प्लान ये है कि ये मशीन वहां रीअसेंबल होगी और इसका प्रोडक्शन 2028 तक रीस्टार्ट होगा। यूरोप ने पॉल्यूशन बंद नहीं किया, उसे रीलोकेट कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डाउ को यूरोप में मजबूरी में बंद करना पड़ा, क्योंकि यूरोप के लिए ये प्लांट्स एनवायरमेंटल रिस्क थे और सोशल बैकलैश का रीजन भी। इसलिए यूरोप ने कहा कि ये इंडस्ट्री यहाँ नहीं रह सकती। पर इंडस्ट्री का रूल है कि फैक्ट्री बंद होने का मतलब फैक्ट्री खत्म होना नहीं होता। डेक्कन हेरल्ड इन प्लांट्स को बोलते हैं स्ट्रैंडेड एसेट्स, मतलब टेक्नोलॉजी अभी भी प्रॉफिटेबल है पर लोकेशन के लिए पॉलिटिकली या सोशली अनएक्सेप्टेबल। तो क्या होता है? तो ये होता है कि एसेट्स बेचे जाते हैं उन कंट्रीज को जहां रेगुलेशन रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं, लैंड और लेबर सस्ता होता है और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कम होता है। एनालिसिस के मुताबिक ये स्ट्रैंडेड केमिकल एसेट्स अब इंडिया के इन इंडस्ट्रियल जोन में जा रहे हैं। दहेज गुजरात, मंगलुरु कर्नाटका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पानीपत हरियाणा और प्रदीप ओडिशा, क्योंकि ये सब जगह पोर्ट्स के पास है, कोस्टल या रिवर बेस्ड इकोसिस्टम पर डिपेंड करती है और लोकल कम्युनिटीज पर पॉल्यूशन का लोड डालती है। डेक्कन हेरल्ड का सेंट्रल आर्गुमेंट क्लियर है। यूरोप ने पॉल्यूशन का कॉस्ट रिफ्यूज किया, इंडस्ट्री ने पॉल्यूशन को इंडिया शिफ्ट कर दिया। ये इलीगल डंपिंग नहीं थी, ये पॉलिसी ड्रिवन रिलोकेशन है और इसी प्रोसेस से इंडिया धीरे धीरे दुनिया का केमिकल डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। और जब फैक्ट्रीज शिफ्ट हो जाती है तो अगला सवाल ये होता है कि कचरा और वेस्ट किस नाम पर और कौन से पोर्ट से आ रहा है। तो यहाँ फिर से बात करते हैं यूरोप की। यूरोप का एक मॉडर्न शहर बार्सिलोना ने अनाउंस किया दैट वी आर गोइंग ग्रीन, रिसाइकलिंग, क्लीन स्ट्रीट्स एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। पर इस ग्रीन डिसीजन का एक हिस्सा पब्लिक को तब नहीं बताया गया। बार्सिलोना ने अपना म्युनिसिपल वेस्ट शिप करके भेजना शुरू किया, जो कि इंडिया के टूटीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु पहुंचा। टूटीकोरिन, जिसे थुत्तुकुडी पोर्ट भी कहा जाता है, साउथ इंडिया का एक मेजर पोर्ट है और यहाँ से कहानी खुलती है, क्योंकि बार्सिलोना का वेस्ट कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। इस बात को डिटेल में डॉक्यूमेंट किया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन में। इज इंडिया अ ग्लोबल ट्रैश कैन? तमिलनाडु के केमरम पल्लयम, जो कोयम्बतूर के पास है, यहाँ एक फार्म में जो मिला वो सिर्फ वेस्ट नहीं था, वो मेडिकल वेस्ट था, जिसमें यूज्ड सिरिंजेस, ब्लड स्टेन्ड नैपकिन्स और हॉस्पिटल का म्युनिसिपल वेस्ट था। और ये वेस्ट कलेक्ट किया गया था सब अर्बन लंदन से। ये सिर्फ एनवायरमेंटल क्राइम नहीं था, ये पब्लिक हेल्थ का डायरेक्ट थ्रेट था। अब बात यह है कि जब ये सब चीजें इतनी हार्मफुल है तो ये इंडिया के अंदर कैसे आती है? ये पता चलता है एक इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पैटर्न सामने आया वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स बताती है कि हजार्डस वेस्ट को मिक्स्ड वेस्ट पेपर, प्लास्टिक स्क्रैप या लेटेक्स डिक्लेयर किया जाता था और ऑन पेपर सब एकदम लीगल और सब रिसाइकलेबल रहता है। बट ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये जहरीला कचरा है जिसे सेफली हैंडल करना महंगा है। और ये सारे कंसाइनमेंट्स अक्सर सीमेंट फैक्ट्रीज या पेपर मिल्स जैसी इंडस्ट्रीज इंपोर्ट करती है और रीजन ये दिया जाता है कि फ्यूल के तौर पर यूज होगा और ये रिसाइकलिंग के लिए रॉ मटेरियल है। पर सच ये था कि सीमेंट किल्स में जलाने से टॉक्सिक इमिशंस निकलते थे और पेपर मिल्स के पास हजार्डस वेस्ट हैंडल करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। मतलब रिसाइकलिंग के नाम पर सिर्फ डंपिंग। यूरोप, यूएस और मिडल ईस्ट अपना शहर साफ रखते हैं और कचरा शिप करके इंडिया जैसे देशों में भेज देते हैं। बार्सिलोना का गो ग्रीन डिसीजन सिर्फ बार्सिलोना के लिए ही ग्रीन था, पर टूटीकोरिन पोर्ट के लिए पोर्ट्स पर पड़ा जहरीला वेस्ट, पास के एरियाज के लिए हेल्थ रिस्क और सिस्टम के लिए एक वार्निंग थी। और जैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूछा, इज इंडिया बिकमिंग द वर्ल्ड्स ट्रैश कैन? ये सवाल सिर्फ रिटोरिकल नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड था। और जब वेस्ट कंटेनर्स पोर्ट से निकल जाते हैं तो अगला सवाल ये होता है कि ये वेस्ट रिसाइकल होता है या चुपचाप जला दिया जाता है। सोचिए आप यूके में हो, आपकी गाड़ी के टायर्स पुराने हो गए हैं, आप गैरेज से पुराने टायर्स बदल के नए टायर्स लगा लेते हो और अपनी ड्राइव एंजॉय करते हो। पर क्या आपको पता है कि जो आपके पुराने टायर्स हैं उनका क्या होता है?
तो यूके जैसी कंट्रीज में जब गाड़ियों के टायर्स खराब हो जाते हैं या फिर पुराने हो जाते हैं तो वो वहीं पर रिसाइकल नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे एनवायरमेंटल रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। टायर्स को रिसाइकल करना महंगा है और लैंडफिल्स में डंप करना अलाउड नहीं है। इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज ने एक सॉल्यूशन ढूंढा है कि टायर्स को एक्सपोर्ट कर दो। जब यूके जैसे देशों के लिए वेस्ट टायर डिस्पोजल महंगा हो गया तो उन्होंने सस्ते डेस्टिनेशन ढूंढने शुरू किए और यहीं पर इंडिया का नाम आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेबर सस्ता है, रेगुलेशंस वीकली एनफोर्स्ड है और रिसाइकलिंग के नाम पर काफी लूप होल्स है। इसीलिए इंडिया धीरे धीरे इंपोर्टेड वेस्ट टायर्स का मेजर डेस्टिनेशन बन गया और ये बात डॉक्यूमेंट हुई है बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन में। 2025 में बीबीसी का इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम फाइल नंबर 4 सोर्स मटेरियल के साथ मिलकर एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करता है। रिपोर्ट का कंक्लूजन क्लियर था कि मिलियंस ऑफ वेस्ट टायर्स यूनाइटेड किंगडम से इंडिया एक्सपोर्ट किए गए रिसाइकलिंग के नाम पर जब इन टायर्स को ट्रेस किया गया तो पता चला कि इनका बड़ा हिस्सा अनरेगुलेटेड पायरोलिसिस प्लांट तक पहुंच रहा था। पायरोलिसिस एक टेक्निकल शब्द है पर प्रोसेस बहुत सिंपल है। टायर्स को एक क्लोज चैम्बर्स में डाल दिया जाता है जहां ऑक्सीजन नहीं होती है और टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस प्रोसेस से स्टील निकलता है, कार्बन ब्लैक मिलता है और थोड़ा सा ऑयल भी निकलता है। ये भी ऑन पेपर्स रिसाइकलिंग है, पर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो प्लांट्स पुअरली डिजाइंड होते हैं, एमिशन कंट्रोल नहीं होता है और गैस लीक बहुत कॉमन होते हैं। इंडिया में जब फैक्ट्रीज गांवों के पास लगाई जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। लोगों ने कहा कि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड कंप्लेंट्स है। महाराष्ट्र के वाड़ा एरिया के पास ऐसे ही पायरोलिसिस प्लांट्स लगे हुए हैं। बीबीसी के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पास के गांव में रेस्पिरेटरी इलनेस रिपोर्ट हुई है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुई। और सिर्फ यही नहीं, एक पायरोलिसिस प्लांट में एक्सप्लोजन तक हुआ और कई लोगों की जान भी गई। इंडिया के सिस्टम्स में ही लूप होल्स हैं। यूके के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग टायर्स रिसाइकलिंग के लिए एक्सपोर्टेड दिखते हैं, पर इंडिया के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग पायरोलिसिस को ही रिसाइकलिंग माना जाता है और रियलिटी कहती है ये इंसिनरेशन के बराबर होता है, सिर्फ नाम बदल दिया जाता है। इसीलिए ये एक परफेक्ट रेगुलेटरी लूप होल बन जाता है। यूके ने अपने शहर, गांव और सड़कों को क्लीन रखा। यूके के लिए वेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, पर इंडिया के लिए पॉल्यूशन, हेल्थ क्राइसिस, एक्सप्लोजन्स और डेथ्स बढ़ गई। और जैसे बीबीसी फाइल नंबर 4 ने क्लियरली दिखाया कि रिसाइकलिंग के नाम पर पॉल्यूशन एक्सपोर्ट हो रहा है। इस सिस्टम को अगर नाम दिया जाए तो वो है पॉल्यूशन कॉलोनियलिज्म, जहां डेवलप्ड नेशन अपनी गंदगी बॉर्डर के बाहर भेजकर क्लीन बन जाती है और डेवलपिंग कंट्रीज उसे एब्जॉर्ब करती है। ये सिस्टम सर्वाइव करता है पॉल्यूशन आर्बिट्राज पर, इंडिया की लैक्स रेगुलेटरी ओवरसाइट, वीक एनफोर्समेंट, सस्ती जमीन और लेबर के भरोसे। और जब इंटरनेशनल डंपिंग के साथ साथ हम अपना कचरा भी शिफ्ट करने लगते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ ग्लोबल नहीं रहती, प्रॉब्लम हमारे खुद के घर के अंदर आ जाती है। और फिर बात आती है एक सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी की, इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी। पर इस ट्रेजेडी का एक हिस्सा जो कम लोगों को याद है वो है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का टॉक्सिक वेस्ट। लगभग 40 साल बाद गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि 337 मैट्रिक टन्स टॉक्सिक वेस्ट यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से उठाया जाए और शिफ्ट किया जाए और इसकी डेस्टिनेशन होगी पीथमपुर, धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। एक इंडस्ट्रियल डिस्पोजल साइट। ये वेस्ट ट्रीट नहीं हुआ था और ना ही न्यूट्रलाइज हुआ था, सिर्फ ट्रांसपोर्ट हुआ था। भोपाल का टॉक्सिक वेस्ट केस बिल्कुल ऐसा ही है। अब चलते हैं गुजरात, अहमदाबाद का पिराना लैंडफिल, जो डेकेड से म्युनिसिपल वेस्ट का सेंटर रहा है। सालों तक शहर का कचरा यहीं आता रहा, लैंडफिल एक्सपांड होता रहा और हेल्थ रिस्क बढ़ते रहे। जब लैंडफिल लिमिट क्रॉस कर गया तो अथॉरिटीज ने एक डिसीजन लिया, गार्बेज को पिराना से उठाकर शिफ्ट कर दिया भोपाल, चिलोडा और ग्यासपुर। मतलब अहमदाबाद का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया गया, उसे कहीं और भेज दिया गया। और जहां भेजा है उन एरियाज में काफी सारी रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैं, स्कूल्स हैं, बोरवेल और ग्राउंड वाटर यूज होता है। गार्बेज शिफ्ट होने के बाद उन एरियाज के अंदर बदबू बढ़ी, कीड़े बढ़े और हेल्थ कंप्लेंट्स भी बढ़ी। पर डिसीजन मेकर्स के लिए ये प्रॉब्लम मैनेज हो चुकी थी। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट एक बात क्लियरली बताती है कि इंडिया में वेस्ट का सोल्यूशन अक्सर ट्रीटेड सोर्स नहीं बल्कि शिफ्ट टू अनदर लोकेशन होता है, चाहे वो भोपाल का इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या अहमदाबाद का म्युनिसिपल गार्बेज। जब ग्लोबल डंपिंग और डोमेस्टिक रीलोकेशन दोनों एक साथ चलने लगते हैं तो सवाल सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं रहता, सवाल गवर्नेंस का भी हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल अभी भी बचा है कि अगर ये सब इतना डेंजरस है तो ये इंडिया में अलाउड कैसे हो जाता है। जवाब मिलता है पॉलिसी गैप्स, ट्रेड प्रेशर और रेगुलेटरी विड्रॉल्स में। सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA
उनकी एक एनालिसिस बताती है कि इंडिया के 44% सिटीज में क्रोनिक एयर पोल्यूशन एक परमानेंट रियलिटी बन चुका है। ये सिर्फ बाहर से आने वाले पोल्यूशन का रिजल्ट नहीं है, ये हमारी अपनी नेग्लिजेंस का भी नतीजा है। जब इंपोर्टेड वेस्ट और डोमेस्टिक इंडिफरेंस मिलती है तो प्रॉब्लम एनवायरनमेंट से बढ़कर पब्लिक हेल्थ और गवर्नेंस फेलियर बन जाती है। पंजाब के कैंसर विलेजेस इसका एक क्लियर एग्जांपल है। 2010 की स्टडी मेटल एक्सपोजर इन द फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन ऑफ पंजाब इंडिया ने यह रिवील किया कि लोकल बच्चों के शरीर में बैरियम, कैडमियम, मैग्नीज, लीड और यूरेनियम जैसे हैवी मेटल्स एक्सेसिव लेवल्स में पाए गए हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के अनकंट्रोल्ड यूज से ग्राउंड वाटर जहरीला हो चुका था। वही पैटर्न आज भी रिपीट हो रहा है। तेलंगाना के पेड्डादेवलापल्ली गांव में विलेजर्स ने एलिगेशंस लगाए कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज अनट्रीटेड इफ्लुएंट्स को ग्राउंड में डिस्चार्ज कर रही है और एयर पोल्यूशन के थ्रू फसलों और लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह पाया कि यूनिट पोल्यूशन नॉर्म्स का प्रॉपर कंप्लायंस नहीं कर रही थी। यह आइसोलेटेड केसेस नहीं, ये गवर्नेंस फेलियर के पैटर्न है, जहां पोल्यूशन पब्लिक हेल्थ से ज्यादा इंडस्ट्री कन्वेंस के हिसाब से मैनेज होता है। इंडिया में पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी का मैसिव इंपोर्ट होता है, खासकर चाइना से। और इसकी प्रॉब्लम क्या है? पीवीसी रेजिन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी यानी एडीडी नहीं लगती। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी बीआईएस के मैंडेटरी क्वालिटी रूल्स भी नहीं लगते। इसका मतलब क्लियरली यह है कि जो मटेरियल चाइना में रिजेक्ट हो सकता है, जो लोअर क्वालिटी या कंटामिनेटेड भी हो सकता है, वो इंडिया में लीगली आ सकता है। अब बात करते हैं इंडिया के टेक्सटाइल रिसाइकलिंग हब्स की। पानीपत और तिरुपुर, यहाँ एक अजीब रियलिटी देखी गई। हिस्टोरिकली देखा जाए तो फॉरेन टेक्सटाइल वेस्ट इंडिया के डोमेस्टिक टेक्सटाइल वेस्ट से ज्यादा क्लीन और बेटर सेग्रीगेटेड होता था। इसीलिए यूरोप और यूएस का डिस्कार्डेड क्लोथिंग इंडिया के रिसाइकलिंग यूनिट्स में आ गया और यही इफेक्ट से इंडिया ग्लोबल टेक्सटाइल डंप बनने लगा। जब इंडिया ने क्वालिटी नॉर्म्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लगाने की कोशिश की तो उन पर ऑब्जेक्शन आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में और ट्रेडिंग पार्टनर्स जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से। आर्ग्यूमेंट क्लियर दिया गया कि मैंडेटरी क्वालिटी नॉर्म्स केमिकल और प्लास्टिक ट्रेड को डिसरप्ट करते हैं, मतलब हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए लगाए गए रूल्स ट्रेड बैरियर्स बोल दिए जाते हैं। ग्लोबल ट्रेड में इंडिया के साथ यही हो रहा है। डेटा क्लियरली बताता है कि पॉल्यूशन ग्रोथ की प्राइस नहीं बल्कि ग्रोथ पर ड्रैग है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंडिया को हर साल लगभग 6% जीडीपी का नुकसान पहुंचाता है। एयर पॉल्यूशन, कंटामिनेटेड वाटर, सॉइल डैमेज और हेल्थ कॉस्ट के थ्रू। और क्लीन एयर फंड के एस्टिमेशन के हिसाब से अगर इंडिया ने 2019 में सेफ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट किए होते तो आज इकोनॉमी 90 to 100 बिलियन डॉलर ज्यादा बढ़ी होती, सिर्फ बेटर हेल्थ और प्रोडक्टिविटी की वजह से। यहाँ एक पैटर्न क्लियर है, जहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं, जहाँ क्वालिटी चेक्स कम और जहाँ ट्रेड प्रेशर ज्यादा, वही जगह डंपिंग के लिए आइडियल बन जाती है। और इंडिया का केस भी कुछ ऐसा ही है। इंडिया डंपिंग ग्राउंड इसलिए नहीं बनता क्योंकि हम पोल्यूशन चाहते हैं। इंडिया डंपिंग ग्राउंड बनता है क्योंकि रूल्स कभी लगते हैं और कभी हट जाते हैं और ट्रेड प्रेशर के सामने हेल्थ और एनवायरनमेंट पीछे रह जाते हैं। और जब प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर हो तो सॉल्यूशन सिर्फ क्लीन अप नहीं, पॉलिसी लेवल चेंज होना चाहिए। अब तक हमने देखा कि कैसे कचरा बॉर्डर क्रॉस करता है, फैक्ट्रीज रीलोकेट होती है, रिसाइकलिंग के नाम पर डंपिंग होती है और कभी कभी इंडिया अपना कचरा भी शिफ्ट कर देता है। अब सवाल ये नहीं कि प्रॉब्लम है या नहीं, सवाल ये है कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए। इसका रोड मैप मिलता है नीति आयोग की एक्शन रिसर्च ऑफ वेस्ट रिडक्शन की 2023 रिपोर्ट में। इंडिया का वेस्ट 2015 में 62 मिलियन टन था, पर 2031 तक 165 मिलियन टन तक भी जा सकता है। मतलब अगर हम सिर्फ सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग पर फोकस करते रहे तो कचरा फिर भी बढ़ेगा ही। नीति आयोग ने इस पे कुछ एक्शन पॉइंट्स भी दिए कि स्वच्छ भारत मिशन में वेस्ट रिडक्शन टारगेट्स इंक्लूड किए जाए, सिर्फ सेग्रीगेशन या रिसाइकलिंग नहीं, और एसडीजी मॉनिटरिंग में वेस्ट रिडक्शन इंडिकेटर्स ऐड किए जाए। बट प्रॉब्लम यह है कि सब रॉ मटेरियल्स पर सेम स्ट्रिक्ट रूल लगाने से इंडस्ट्री चोक हो सकती है। इसका सोल्यूशन यह है कि रिस्क बेस्ड क्यूसीओस किए जाए, मतलब सेफ्टी क्रिटिकल फाइनल प्रोडक्ट्स पर ज्यादा स्क्रूटिनी हो, और दूसरा उन रॉ मटेरियल्स पर फ्लेक्सिबिलिटी हो जो इंडिया अभी स्केल पर नहीं बना सकता। यह आइडिया नारायण रामचंद्रन के पॉलिसी एनालिसिस में भी हाईलाइट किया गया है। रिसाइकलिंग डंपिंग लूप होल बंद करने पड़ेंगे। टायर्स, प्लास्टिक और टेक्सटाइल सबसे ज्यादा मिसयूज यही होता है। पेपर पर लिखा होता है रिसाइकलिंग के लिए इंपोर्ट, इसीलिए सोल्यूशन भी उतना ही सीधा है। यूज्ड टायर्स, मिक्स्ड प्लास्टिक स्क्रैप और कंटामिनेटेड टेक्सटाइल वेस्ट को बाय डिफॉल्ट हैजार्डस क्लासिफाई कर दिया जाए। इंपोर्ट से पहले एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग का प्रूफ मांगा जाए।
वेस्ट टू एनर्जी एंड पायरोलिसिस इंपोर्टेड वेस्ट के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन ना हो। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रवांडा ने वेस्ट इंपोर्ट्स पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगाई। कुछ प्लास्टिक और वेस्ट इंपोर्ट्स को सीधा हजार्डस माना और फोकस रिसाइकलिंग से ज्यादा वेस्ट रिडक्शन और रीयूज पर रखा। इसका रिजल्ट ये है कि रवांडा आज अफ्रीका के क्लीनेस्ट अर्बन एनवायरनमेंट्स में से एक है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, या तो रिसाइकलिंग के नाम पर डंपिंग चलता रहेगा या फिर हम लूप होल बंद करके पॉल्यूशन का इंपोर्ट भी रोकेंगे। आज प्रॉब्लम यह है कि वेस्ट पोर्ट से निकलता है और फिर इनविजिबल हो जाता है। कुरियर तो ट्रैक होता है पर हजार्डस वेस्ट नहीं, और जब ट्रैकिंग नहीं होती तो पॉल्यूशन इनविजिबल हो जाता है। इसीलिए नीति आयोग ये कहता है कि वेस्ट को पोर्ट से लेके फाइनल यूज तक डिजिटली ट्रैक किया जाना चाहिए। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और कस्टम्स क्लियरेंस तभी हो जब डाउनस्ट्रीम यूज ऑडिटेबल हो और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रियल टाइम पोर्ट डेटा एक्सेस हो। ये अप्रोच काम करती है और इसका प्रूफ भी है। 2019 में इंडोनेशिया ने पोर्ट लेवल इंस्पेक्शन स्ट्रॉन्ग किए और 2000 से ज्यादा कंटेमिनेटेड वेस्ट शिपमेंट्स ब्लॉक कर दिए। इनमें से हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स वेस्टर्न कंट्रीज को वापस भेजे गए क्योंकि वो हजार्डस या मिक्स्ड वेस्ट थे जो रिसाइकलिंग के नाम पर इंपोर्ट हो रहे थे। अब एक और बेसिक सवाल, अगर इंडिया केमिकल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स, सोलर मॉड्यूल्स और ग्रीन मटेरियल्स खुद बना सकता है तो फिर वेस्ट और लो क्वालिटी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस क्यों है? इसीलिए सॉल्यूशन सिर्फ बैन करना नहीं है, सॉल्यूशन है लोकल प्रोडक्शन बढ़ाना। और यहीं पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का रोल आता है, क्योंकि जब लोकल इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और डंपिंग का इंसेंटिव अपने आप गिरेगा। ग्लोबल एविडेंस भी ये अप्रोच सपोर्ट करता है। चाइना ने 2018 में वेस्ट इंपोर्ट्स बैन किए और साथ ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया। इसका रिजल्ट ये रहा कि प्लास्टिक वेस्ट इंपोर्ट्स लगभग 99% तक गिर गए। इंडिया का PLI भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, फिर स्ट्रॉन्गर स्टैंडर्ड्स और फिर डंपिंग का ग्रेजुअल फेस आउट। अब तक PLI स्कीम ने 1.76 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया और प्रोडक्शन को 16.5 लाख करोड़ रुपीस तक ले गया और 12 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की। इसका पॉइंट सिंपल है, जब इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्ड करता है तो ना सिर्फ इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, पॉल्यूशन का इंपोर्ट भी रुकना शुरू हो जाता है। इंडिया में अक्सर यह होता है कि वेस्ट ट्रीट करने के बजाय दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, पर रीलोकेशन सॉल्यूशन नहीं होता। इसीलिए ट्रीट एट सोर्स प्रिंसिपल सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में नहीं, ग्राउंड पर भी एनफोर्स होना चाहिए और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के रिपीटेड डायरेक्शंस फॉलो करने चाहिए। ये अप्रोच काम करती है और इसका भी प्रूफ ऑलरेडी है। तिरुपुर के टेक्सटाइल क्लस्टर्स में इंडस्ट्रीज ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और इफ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी ETPs और CETPs लगाए। के रविचंद्रन और डॉक्टर आर सुंदराराजन की स्टडी बताती है कि यहाँ रोज लगभग 1 करोड़ लीटर वेस्ट वाटर ट्रीट करके रीयूज किया जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन रोका गया। ट्रीट एट सोर्स का एक और सिंपल सोल्यूशन है को प्रोसेसिंग। अल्ट्राटेक सीमेंट के ट्रायल ने दिखाया कि CEPT स्लज को सीमेंट क्लिंस में रॉ मटेरियल के साथ सेफली यूज किया जा सकता है और इससे हजार्डस वेस्ट भी कम होता है बिना एमिशन या प्रोडक्ट क्वालिटी को नुकसान पहुंचाए। बॉटम लाइन सिंपल है, जब वेस्ट सोर्स पर ट्रीट होता है तो ना शिफ्टिंग चाहिए और ना कवर अप, सिर्फ स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और स्केल अप चाहिए। जब इंडिया क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी QCOs लगाता है तो अक्सर ऑब्जेक्शंस आते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्क्रूटिनी, US जैसे ट्रेडिंग पार्टनर्स का प्रेशर और आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ये ट्रेड बैरियर्स है, पर सच ये है कि ये हेल्थ और एनवायरनमेंट के बैरियर्स है, ट्रेड के नहीं। इंडिया को डिफेंसिव होने के बजाय ये क्लियरली कहना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स का मतलब प्रोटेक्शनिज्म नहीं, पब्लिक सेफ्टी है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, अकाउंटेबिलिटी। देश भर के कंटामिनेटेड साइट्स का नेशनल इन्वेंटरी होना चाहिए। एक एनवायरमेंटल लायबिलिटी फंड बने जिसमें हाई रिस्क इंपोर्ट्स पर लेवी हो, EPR कंट्रीब्यूशंस आए और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल इंपोर्टेड वेस्ट पर भी स्ट्रिक्टली लागू हो। बाकी देशों ने ये करके दिखाया है। इंडिया के पास लॉज भी है, इंस्टीट्यूशंस भी है और इंटरनेशनल कन्वेंशंस का सपोर्ट भी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि टूल्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पूरी तरह से यूज नहीं किया जा रहा। डंपिंग को मैनेज करना एक चॉइस है और डंपिंग को रोकना भी एक चॉइस है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इंडिया सिर्फ दुनिया का डंपिंग ग्राउंड बन के रह जाएगा या अपनी बाउंड्रीज को फाइनली प्रोटेक्ट करेगा? आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं। और अगर आप ऐसे ही फैक्ट बेस्ड और इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं हूं आशीष और हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।